देखिए कंपनी अकाउंट्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आपको पता है कंपनी अकाउंट्स अपने एग्जाम में कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। एंड अभी इसमें दो चैप्टर कवर है, वन इज इश्यू ऑफ शेयर एंड सेकंड इज इश्यू ऑफ डिवेंचर, राइट। ना सबसे पहले इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स का। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन, व्हाट इज कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ और एक्ट, जो किसी लॉ या एक्ट में रजिस्टर्ड होती है एज अ लीगल एंटिटी विद इट्स ओन नेम। कंपनी का अपना एक नाम होता है, इट्स कॉमन सील एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कि कंपनी की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड होती है। कंपनी की जो लाइफ है वो अनलिमिटेड होती है। कभी भी कोई भी कंपनी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओपन नहीं होती। कंपनी की जो लाइफ है वो हमेशा क्या होगी? अनलिमिटेड होगी। कभी भी कोई भी कंपनी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ओपन नहीं होती। अ कंपनी कैन स्यू एनी पर्सन, स्यू मतलब केस फाइल करना। कोई भी कंपनी किसी भी पर्सन के ऊपर केस फाइल कर सकती है। वाई? क्योंकि कंपनी की अपनी अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में एग्जाम में आ सकते हैं कि कैन कंपनी कैन स्यू एनी पर्सन, इफ यस देन व्हाई। तो आपका आंसर क्या होगा? यस, कंपनी कैन स्यू एनी पर्सन बिकॉज कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सिमिलरली पर्सन के एनी पर्सन कैन स्यू द कंपनी, और कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी के ऊपर क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ए शोल्डर, मतलब कि किसी भी शोल्डर के आने या जाने से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी एज इट इज वर्क करती रहती है। कि अगर कोई भी शोल्डर रिटायर्ड हो जाए, डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, कंपनी की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी एज इट इज वर्क करती रहती है। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि अगर इन केस कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाए, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, तो उसी समय पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? डिसॉल्व हो जाती है। जबकि इन केस ऑफ कंपनी, किसी भी शोल्डर के रिटायरमेंट, डेथ या डेथ होने से, इंसॉल्वेंट होने से, अनसाउंड का माइंड होने से कंपनी की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी एज इट इज वर्क करती रहती है। तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि रजिस्टर्ड होती है कहां पे? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में। अब क्या फीचर्स हैं? कंपनी इज अ रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन। कंपनी अनरजिस्टर्ड कंपनी का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी को क्या करना पड़ता है? रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो इसलिए बोला गया कंपनी इज अ रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन। कंपनी क्या एक रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ पर्सन है। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपनी एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। दैट्स व्हाई अ कंपनी कैन स्यू एनी पर्सन और एनी पर्सन कैन स्यू द कंपनी। अ कंपनी इज हैविंग अ लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस मीन्स कि किसी भी कंपनी का जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड होती है। कभी भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कोई कंपनी ओपन नहीं होती। तो इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी हैज इट्स कॉमन सील, कि कंपनी के जो सिग्नेचर है ऑफिशियल सिग्नेचर तभी होते हैं जब उस पर कंपनी की क्या लगी होती है? सील लगी होती है। तो अगर, और वो जो सील है वो सबके लिए कॉमन रहती है, ठीक है ना। तो अगर कंपनी के बिहाफ पे अगर किसी ने सिग्नेचर करे बट उस पर सील नहीं है, कंपनी की उस पर अगर सील नहीं लगी कंपनी के सिग्नेचर पे, तो उसको ऑफिशियल सिग्नेचर ट्रीट नहीं किया जाता। द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी में भी लिमिटेड और अनलिमिटेड। कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है। हमारी कंट्री में दोनों तरह की कंपनी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी भी एज वेल एज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी। फिर है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, देयरफॉर इट कैन नॉट एंटरटेन द फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। कि कंपनी कोई सिटीजन नहीं है, इसलिए जो फंडामेंटल राइट आज आपको और मेरे को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड करवा रखे हैं उसको एक कंपनी एंटरटेन नहीं कर सकती। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो क्या कहलाता है? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के बिजनेस को रन करते हैं किसके बिहाफ पे? शेयरहोल्डर्स के बिहाफ पे। एंड दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयरहोल्डर्स। और वो शेयरहोल्डर्स के क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। फिर शेयरहोल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी।
कंपनी के जो रियल ओनर्स होते हैं वो कौन होते हैं? आपके शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। फिर आगे है कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास किसी भी कंपनी के कोई शेयर्स हैं, डिबेंचर हैं या कोई भी सिक्योरिटी है, तो वो किसी भी पर्सन को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर हो, यानी आपके पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, तो आपको अपने शेयर्स या कोई प्राइवेट कंपनी की कोई भी सिक्योरिटी किसी दूसरे को ट्रांसफर करने से पहले उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है। देन ओनली प्राइवेट कंपनी के शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को क्या होता है? ट्रांसफर होते हैं। तो एक्सेप्ट द प्राइवेट कंपनी, अगर आपके पास और बाकी किसी भी कंपनी के अगर शेयर्स हैं या डिबेंचर्स या कोई भी सिक्योरिटी है, तो आप किसी भी पर्सन को आप उसको क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो, राइट? सिमिलरली अ कंपनी हैज टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ता है एज पर सेक्शन 128 एंड 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका जो सेक्शन 128 और 129 है वो कंपनी को बताता है कि कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं। तो एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है एज पर सेक्शन 128 एंड 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसकी ऑडिट करवाना क्या होता है? कंपलसरी होता है, और ये ऑडिट करवाई जाती है फॉर द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के लिए ऑडिट कराना क्या है? मैंडेटरी है, कंपलसरी है। फिर है एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके पास ये पूरा राइट होता है टू इंस्पेक्ट और असेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का, चेक करने का कंपनी के हर शेयर होल्डर के पास क्या होता है? पूरा राइट होता है कि जो भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको चेक करने का, देखने का हर शेयर होल्डर के पास क्या होता है? पूरा राइट होता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं किसके? कंपनी के, राइट? नाउ नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट इज योर गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। एक ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है एंड उसके टोटल शेयर में से, उसके जो टोटल शेयर हैं उन टोटल शेयर में से 51% शेयर कैपिटल किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के पास हो, किसी भी गवर्नमेंट के पास हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। एक ऐसी कंपनी जिसके टोटल शेयर में से 51% या उससे ज्यादा शेयर किसी भी गवर्नमेंट के पास हो, तो वो आपकी कौन सी कंपनी कहलाती है? गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ये गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और बोथ। जैसे एक कंपनी है, उसके सपोज करो 20% शेयर राजस्थान गवर्नमेंट के पास है एंड 40% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो 40% शेयर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गए और 20% शेयर राजस्थान गवर्नमेंट के पास हो गए, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 60% शेयर्स हो गए जो गवर्नमेंट के पास हैं, विच इज ग्रेटर देन 51%। तो 51% से ज्यादा शेयर किसके पास हो गए? गवर्नमेंट के पास हो गए, यानी ये कौन सी कंपनी कहलाएगी? गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। तो एक ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो और उसके टोटल शेयर कैपिटल में से 51% या उससे ज्यादा शेयर किसी भी गवर्नमेंट के पास हो, तो वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट इज योर वन पर्सन कंपनी।
वन पर्सन कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसमें एक सिंगल पर्सन, एक वन पर्सन एज अ मेंबर होता है। एक ऐसी कंपनी जिसमें एक सिंगल पर्सन एज अ मेंबर होगा तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वन पर्सन कंपनी कहलाएगी। ये आपका जो पुराना कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उसमें ये कंसेप्ट नहीं था। ये आपके नए कंपनीज एक्ट 2013 में ऐड हुआ ये कंसेप्ट वन पर्सन कंपनी का। एक ऐसी कंपनी जिसमें एक सिंगल पर्सन एज अ मेंबर होता है तो वो आपकी वन पर्सन कंपनी कहलाती है। सिमिलरली एक है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहाँ पे? इंडिया में है। उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहाँ पे है? इंडिया में है। तो वो आपकी कौन सी कंपनी कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। तो एक ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया, लेकिन उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो कहाँ पे? इंडिया में है, तो वो आपकी कौन सी कंपनी कहलाएगी? फॉरेन कंपनी कहलाएगी। सिमिलरली एक होती है आपकी होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। क्या होती है होल्डिंग और सब्सिडरी? क्या होती है? जैसे सपोज करो एक कंपनी है आपकी ए लिमिटेड और एक कंपनी है आपकी बी लिमिटेड। अब क्या हुआ, इस ए लिमिटेड के पास इस बी लिमिटेड के 51% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं। ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 51% या उससे ज्यादा शेयर हैं, तो अपन बोलेंगे ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी। ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, एंड बी लिमिटेड इज अ subsidiary company. B Limited is a subsidiary company of A Limited. तो एक ऐसी कंपनी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी के 51% या उससे ज्यादा शेयर आ जाएं तो वो तो होल्डिंग कंपनी कहलाती है, और जिसके शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास होते हैं 51% शेयर, तो वो उसकी क्या कहलाती है? सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है। तो देखिए क्या लिखा है होल्डिंग कंपनी के लिए। Any company is a holding company. Any company is a holding company if it has one or more subsidiary company. एक कंपनी जिसके पास, एक ऐसी कंपनी जिसके पास या एक से ज्यादा क्या हो? सब्सिडियरी कंपनी हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है? होल्डिंग कंपनी कहलाती है। एक ऐसी कंपनी जिसकी एक या एक से ज्यादा क्या हो? सब्सिडियरी कंपनी हो, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। एंड व्हाट इज सब्सिडियरी कंपनी? What is subsidiary company? कि ये जो बी लिमिटेड है, ये जो आपकी कंपनी है बी लिमिटेड, इस बी लिमिटेड के डायरेक्टर्स कौन होंगे? इट इज डिसाइडेड बाय ए लिमिटेड, इट इज डिसाइडेड बाय ए लिमिटेड। तो अपन बोलेंगे बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। इस बी लिमिटेड की या फिर इस बी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर ए लिमिटेड के पास हैं, तो अपन बोलेंगे बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। और थर्ड सिचुएशन एक और होती है, सपोज करो एक और कंपनी है सी लिमिटेड। इस सी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर किसके पास है? बी लिमिटेड के पास है। सी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर किसके पास है? बी लिमिटेड के पास है। तो अपन बोलेंगे सी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर ए के पास है, तो अपन बोलेंगे बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। और अपन अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि सी लिमिटेड इज आल्सो अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। क्या हुआ? सी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर बी के पास है, बी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर ए के पास है, तो सी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। सो वी कैन से कि सी लिमिटेड इज आल्सो अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, अंडर section 2 subsection 87, any company is a subsidiary company of another company if another company
कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, इट इज डिसाइडेड बाय ए लिमिटेड, तो वी कैन से बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। सेकेंड, मोर देन 50%, कि बी लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर ए लिमिटेड के पास है, सो वी कैन से बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। और थर्ड, इफ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अ कंपनी विच इज सब्सिडरी, एक ऐसी कंपनी जो मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको ये वाला, कि सी लिमिटेड के 51% शेयर किसके पास है, बी के पास, तो वी कैन से सी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ बी। बी लिमिटेड के 51% से ज्यादा शेयर ए के पास है, सो वी कैन से बी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी ऑफ ए, सो सी लिमिटेड इज आल्सो अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। ये लास्ट पॉइंट का मतलब ये है। फिर लिखा है द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है, जहां पे शेयरहोल्डर्स की जो लायबिलिटी है, जहां पे लायबिलिटी जो है शेयरहोल्डर्स की, वो जितना उनका शेयर होता है या जितना उनका गारंटी अमाउंट है केवल उतना ही रहता है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जहां पे शेयरहोल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो कितनी है, जितना उनका शेयर है, जितना उनका शेयर है और जितनी उनकी गारंटी अमाउंट है, बस उतनी उनकी लायबिलिटी, उससे ज्यादा उनकी लायबिलिटी नहीं है, तो वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहलाती है। एंड व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अ कंपनी द लायबिलिटीज ऑफ हुज शेयरहोल्डर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। एक ऐसी कंपनी जहां पे शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एक ऐसी कंपनी जहां पे शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इट इज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट इज योर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, अंडर सेक्शन 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, एक ऐसी कंपनी जिनके ऊपर ये 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर ये 3 रिस्ट्रिक्शन है, वो आपकी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। क्या है रिस्ट्रिक्शन, कि इसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसके जो शेयर्स है, डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट या कोई भी सिक्योरिटी वो जनरल पब्लिक में इश्यू नहीं हो सकती, एंड शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर बाय इट्स मेंबर विदाउट परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसके जो शेयर्स हैं वो विदाउट परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। वो आपकी कौन सी कंपनी कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी। तो एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर ये 3 रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, प्राइवेट कंपनी कहलाती है। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज कि द मेंबर कैन नॉट एक्सीड 200। सेकंड, जो शेयर्स, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट या अदर सिक्योरिटी वो जनरल पब्लिक में इशू नहीं होगी। थर्ड, जो शेयर्स हैं वो विदाउट परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और को ट्रांसफर नहीं होंगे। एंड व्हाट इज पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या होती है, नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी, या पब्लिक कंपनी का दूसरा नाम होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो अंडर सेक्शन 271 अ कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो फिर वो पब्लिक कंपनी कहलाती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज मोर देन 5 लाख, यानी पब्लिक कंपनी की जो मिनिमम शेयर कैपिटल है वो कितनी होती है, 5 लाख होती है। जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी में 2 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। जो मिनिमम डायरेक्टर्स हैं प्राइवेट कंपनी में वो 2 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में कितने होंगे, 3 होंगे, राइट। लिस्टेड कंपनी क्या है, अ कंपनी विच, एक ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज या शेयर्स, जिसकी सिक्योरिटीज और शेयर्स किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो, लिस्टेड हो, और वो स्टॉक एक्सचेंज चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, लिस्टेड कंपनी कहलाती है। तो एनी कंपनी विच सिक्योरिटीज हैज बीन लिस्टेड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लिस्टेड कंपनी कहलाएगी। नेक्स्ट इज योर स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है, व्हाट इज स्मॉल कंपनी, एक ऐसी कंपनी, ये भी कंसेप्ट हमारे नए कंपनीज एक्ट में आए हैं,
स्मॉल कंपनी क्या होती है? व्हाट इज स्मॉल कंपनी? एक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से कम हो और उसका टर्नओवर मतलब सेल एनुअल सेल्स 20 करोड़ से कम की हो, तो ऐसी कंपनी को अपन क्या बोलते हैं? स्मॉल कंपनी बोलते हैं। अ कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 5 करोड़ एंड कंपनी हुज एनुअल टर्नओवर इज लेस देन 20 करोड़ इज अ स्मॉल कंपनी। तो वो किस कैटेगरी में आती है? स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में आती है एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय अ कंपनी। तो एक कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेगी? इट इज गिवन इन सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी शुड बी मेंटेन ऑन एक्रूअल बेसिस। एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस पे बनाती है? एक्रूअल बेसिस पे बनाती है। एक कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस पे बनानी होती है? एज पर द एक्रूअल बेसिस। एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगी किस बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे एक कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेगी? मेंटेन करेगी। सच मिनिमम, और जो मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक कंपनी को मेंटेन करनी होती हैं वो कौन कौन सी है? रिसिप्ट बुक, पेमेंट डिटेल, सेल एंड परचेज बुक, असेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट एंड डिटेल ऑन मटेरियल एंड लेबर। तो ये कुछ मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो एक कंपनी को कंपलसरी क्या करनी होती हैं? मेंटेन करनी होती हैं। तो ये मिनिमम बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो कंपनी को मेंटेन करनी होती है। एंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से बेसिस पे बनाते हैं? एक्रूअल बेसिस पे कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करती है? मेंटेन करती है। कंपनी को अलाउड नहीं होता कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस पे मेंटेन करे। कंपनी हैज टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फॉर एग्जाम। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? तो इट इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 इन शेड्यूल 3rd। कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3rd है, उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 है। उसमें बता रखा है कंपनी को अपनी बैलेंस शीट कैसे बनानी है और पीएनएल कैसे बनाना है। तो एक कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो केवल वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है। कंपनी अपनी जो बैलेंस शीट है वो केवल किस में बनाते हैं? वर्टिकल फॉर्मेट में बनाते हैं। जो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, जो आपने पार्टनरशिप फॉर्म में 11th क्लास में बनाया था, वो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है। तो कंपनीज को उस हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनाना अलाउड नहीं होता। तो कंपनी जो अपनी बैलेंस शीट है वो केवल वर्टिकल फॉर्मेट में बनाती है। वो कुछ इस तरीके से कंपनी अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है। ये बैलेंस शीट है, इसकी जो लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की, उसमें सबसे पहले लायबिलिटी साइड को बोलते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ये जो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये सब इस बैलेंस शीट के हेडिंग है और उसका सीक्वेंस भी यही रहता है। और उसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको एबीसी, ये जो इसको अंदर आपको दिख रहा है एबीसी एबीसीडी एबीसीडी, ये सब क्या है? इट इज अ सब हेडिंग्स। ये क्या है? आपके सब हेडिंग्स हैं। तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है उसके 4 हेडिंग्स हैं। वन इज शेयरहोल्डर फंड, सेकंड इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड फोर्थ इज करंट लायबिलिटी। और इसके अंदर ये जो एबीसीडी दिख रहे हैं ये सब इसके क्या कहलाते हैं? सब हेडिंग्स कहलाते हैं। तो ये तो लायबिलिटी साइड हो गई। सिमिलरली जो आपकी असेट साइड है, असेट साइड में केवल 2 ही हेडिंग्स हैं। असेट साइड में 2 हेडिंग है, वन इज नॉन करंट एसेट एंड सेकंड इज करंट एसेट। तो बैलेंस शीट की जो असेट साइड होती है उसके 2 ही हेडिंग होते हैं, वन इज नॉन करंट एसेट एंड सेकंड इज करंट एसेट। और ये जो आपको दिख रहे हैं ए बी सी डी ये सब हेडिंग्स हैं। ये जो दिख रहे हैं अंदर ये सब क्या है? सब हेडिंग्स हैं। ये बैलेंस शीट आपको लर्न करने इसके हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, राइट। अब ये जो आपका चैप्टर है इश्यू ऑफ शेयर, इसमें बैलेंस शीट का क्या, बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आपके कोर्स में है। तो इसका शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन ये आपको सीखना है, अभी अपन चैप्टर में आगे करेंगे। जब तक आप इस फॉर्मेट को लर्न करिएगा। सबसे पहले अपन यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर नोट नंबर प्रीवियस ईयर।
इक्विटीज एंड लाइबिलिटी शेयरहोल्डर फंड शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल यहाँ का कितना अमाउंट यहाँ पे शो होगा, उसके लिए अपन ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। उसके लिए क्या बनाया जाता है, ये नोट्स टू अकाउंट्स। तो उसके अंदर सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिखते हैं, फिर इशूड कैपिटल लिखते हैं, फिर सब्सक्राइब कैपिटल आती है। और सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और एक होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। फिर जो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल होती है उसमें से कॉल्स इन ईयर को लेस करते हैं, फुल फीचर को ऐड करते हैं। फिर ये जो अमाउंट आता है, ये जो अमाउंट आता है वो टोटल यहाँ पे आ गया, और ये जो टोटल आएगा उसको अपन इधर शो करते हैं। ये जो टोटल आता है उसको यहाँ शो करते हैं। अब ये बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जब तक आप इस फॉर्मेट को लर्न कर लीजिएगा, जनरली एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स में बैलेंस शीट आपके एग्जाम में आती है, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। अपन प्रोसीजर पढ़ेंगे, हाउ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर, कि कंपनी अपने शेयर किस तरीके से इशू करती है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट।